दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल माँ भारती हिंदी मंच पर। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और कल बोर्ड सेक्रेटरी का जो है स्टेटमेंट था कि हम 17-18 जनवरी को ही एग्ज़ाम लेंगे। तो उनकी यदि स्टेटमेंट देखें तो उनके अनुसार टाइम बहुत ही कम बचा है, 2 सप्ताह भी नहीं, 10-12 दिन मान के चलो। लेकिन लगता नहीं है कि इतना जल्दी बोर्ड एग्ज़ाम ले लेगा। बाकी फिर भी हम जो है अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा देंगे, उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे। तो आइए आज हमारे सामने एक ये पेपर हुआ था 2024 में जो स्टेट का था, उसका पीआरटी का, ये हम आज हल करेंगे इसको, पेपर को। तो पहला जो पार्ट रहेगा हिंदी का है, उसके बाद हरियाणा जीके और साइकोलॉजी के भी प्रश्न हल करेंगे। तो जुड़े रहिए कक्षा में जो है अंत तक। अपने साथियों को शेयर कीजिए और जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है संधि से कि संधि की दृष्टि से एक संगत विकल्प चुनिए जो ठीक नहीं है। तो कौन सा ठीक नहीं है वो देखना है। स्वाध्याय, विक्रम अब्द, दीर्घ स्वर संधि बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि स्व प्लस अध्याय और विक्रम प्लस अब्द। अब्द का मतलब होता है वर्ष और विक्रम मतलब जो से सक्षमत होते हैं, विक्रम समत होते हैं, उस प्रकार से। और सौ प्लस अध्याय स्वाध्याय, तो दोनों जो है ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हैं। सही है। हतोत्साह और नेति, इसमें क्या हो जाएगा? हत प्लस उत्साह है, हत प्लस उत्साह है और न प्लस इति, तो ये गुण संधि, ये बिल्कुल सही है। अगला है स्त्रीपयोगी और तनवंगी, तो इसका क्या होगा भाई? ये भी यण संधि बता रहा है ये, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्त्री प्लस उपयोगी और तनु प्लस अंगी, ये यण संधि के ही उदाहरण है दोनों। गवीस नदीस, दीर्घ स्वर संधि, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि गवीस नहीं बनता, गवी प्लस ईस कुछ होता ही नहीं है, इसका बन जाएगा गो प्लस ईस। ठीक है ना? और ये जो गो प्लस ईस है ये अयादी संधि का एग्जाम्पल है। नदी प्लस ईस ये सही है, लेकिन इसमें ये गलत है, तो ये ही इसका सही आंसर हो जाएगा और ये इसमें गलत है, तो असंगत ये है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न क्या है। उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है व्यक्तिक, सामूहिक। तीसरा है विकल्प 1 और 2, इनमें से कोई भी नहीं। तो उपचारात्मक जो शिक्षण है वो व्यक्तिक रूप से और सामूहिक रूप से दोनों प्रकार से किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए। प्रत्यय एवं प्रत्यय युक्त शब्दों के संदर्भ में असमीचीन विकल्प सुनिए। असमीचीन, देखो यहाँ पे क्या दे दिया? असमीचीन। आप जिसको इसकी शब्दावली का नहीं पता है कि समीचीन क्या होता है, वो इसको हल नहीं कर पाएगा। समीचीन का मतलब होता है साथियों उचित, और इसके आगे जो लग गया उपसर्ग, का मतलब होता है नहीं। तो जो सही नहीं है, उचित नहीं है, उसको हमें चुनना है। तो देखो नुकीला, हाँ ईला प्रत्यय से बना नुकीला, पनीला, हठीला, दो तीनों सही हैं ये। ठीक है ना? पन प्लस ईला, हठ प्लस ईला, ये तीनों सही हैं। ले, वत्सल, कुशल, आंचल, तो इसमें ले प्रत्यय नहीं आएगा भाई, ए प्रत्यय हो जाएगा इनमें, क्योंकि ये तीनों ही जो है वो अपने आप में क्या है? मूल शब्द है ये। ठीक है ना? तो इसमें आखिर में ए प्रत्यय जुड़ जाएगा बस। आगे देखो, अगला है कौन सा? ये लावण्य, चैतन्य, सादृश्य, सारथी, हाँ ये, इसमें भी ये प्रत्यय है। ठीक है ना? सही है। ई से बना सारथी, दासरथी और सौमित्री, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये गलत है इसमें और ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। विलोम युग्म की दृष्टि से अनुचित विकल्प सुनिए। अग,
अनघ सही है। रीत अनृत ये भी सही है। रिजु सरल ना भाई ये गलत है। रिजु का मतलब हो जाएगा वक्र, वक्र। रिजु होता है सरल, मतलब इसने पर्यायवाची दे दिया इसका, ठीक है ना इसको, लेकिन पूछ रखा है क्या विलोम, तो रिजु का वक्र हो जाएगा ये वाला दुष्कर सुकर, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है भाई, सर्वनाम की दृष्टि से सुमेलित असुमेलित को छांटिए। असुमेलित कौन सा है? देखो कि लड़के आप ही चले जाएंगे, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम आप, सही है। आप एक प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं, पुरुषवाचक, सही है ये भी। मध्यम पुरुष हो जाएगा ये, मध्यम पुरुष। दाल में कुछ काला है, प्रश्नवाचक, ये बिल्कुल गलत है। कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। दाल में कुछ काला है, बाहर कोई खड़ा है, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक नहीं है। अगला देखो क्या है। अगला क्या है? मेरी वह पुस्तक खो गई जिसे मैंने कल ही खरीदा था, संबंधवाचक सर्वनाम, ये भी सही है। एक सर्वनाम का दूसरे से यहाँ संबंध स्थापित करवा रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये असुमेलित है। आगे देखो क्या है। सभी अशुद्ध शब्द समूह वाला विकल्प चुनिए। मंत्रिमंडल, लब्ध, प्रतिष्ठित और स्पष्टीकरण। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी अशुद्ध वाला, तो मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल यही गलत है भाई। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल के लिखेंगे तो छोटी मात्रा आ जाएगी, मंत्री और मंडल। यदि अकेला मंत्री लिखना है तो मात्रा आएगी बड़ी। मंत्रिमंडल, लब्ध, प्रतिष्ठित और स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण में भी टे को बड़ी की मात्रा आएगी, यही गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर भी आगे देखते हैं। औदार्य, औपन्यासिक और फेंकना, ये भी सही है। जड़मती, उत्पीड़ित, गरुड़, ये भी सही है। प्रेरणास्पद, सहस्र और प्रत्याशी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। आगे देखो, अब आ गया क्या? गद्यांश। गद्यांश आ गया भाई, देखो इसको। भारत के नैतिक और बौद्धिक विकास के कार्य में अंग्रेजी को आवश्यकता से अधिक महत्व देना व्यर्थ है, उसका जरूरत से ज़्यादा भरोसा करना भी अनावश्यक है। भारतीयों की शिक्षा के क्रम में अंग्रेजी केवल विषय और विचार की संवाहिका मात्र हो सकती है। यह हमारी सांस्कृतिक शिक्षा का समुचित माध्यम नहीं बन सकती है। जिस भाषा के माध्यम से जनता को शिक्षित किया जा सकता है, वह भाषा जनता की मातृभाषा ही हो सकती है, अंग्रेजी नहीं। संस्कृत को मैं उस महान भंडार के रूप में देखता हूँ जिससे आधुनिक भाषाएं शक्ति और सौंदर्य ग्रहण कर पुष्पित पल्लवित हो रही हैं। अब इससे पूछे गए प्रश्न देखिए, क्या पूछे गए। उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक चुनिए। जो शीर्षक क्या है? तो अंग्रेजी की महत्ता ये नहीं है, मातृभाषा का वैशिष्ट्य यही हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब फिर आगे देखते हैं। सांस्कृतिक शिक्षा, संस्कृत का सद्भंडार, तो इसमें सांस्कृतिक शिक्षा के बारे में वर्णन तो आया है, लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य है, किसको आधार बना के लिखा गया गद्यांश, वो इसका क्या है? मातृभाषा का वैशिष्ट्य, मातृभाषा की विशेषता। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, किस भाषा से आधुनिक भाषाएं शक्ति एवं सौंदर्य को ग्रहण कर रही हैं? किस भाषा से? तो उसमें आया है कि संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से जो है वो शक्ति और सौंदर्य, और संस्कृत भाषा ही जो है लगभग भाषाओं की जननी है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही। गद्यांश में प्रयुक्त शब्दों की व्याकरणिक विवेचना के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए।
तो देखो भाई, नैतिक बौद्धिक गुणवाचक विशेषण बिल्कुल हैं। आवश्यकता में आ उपसर्ग एवं ता प्रत्यय से निर्मित है। तो आवश्यकता में आ उपसर्ग नहीं होता। आवश्यक तो जो है अपने आप में एक मूल शब्द है, अपने आप में मूल शब्द है, हाँ, लेकिन ता जो प्रत्यय है वो सही है इसमें, तो ये गलत है। आगे देखते हैं। अनावश्यक में न तत्पुरुष समास, न आवश्यक इसका विग्रह हो जाएगा, ये भी सही है। और सौंदर्य भाववाचक तथित प्रत्यय और ये से निर्मित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगला प्रश्न देखिए क्या है। उपसर्ग की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अनसूया, अनावकाश, अनुपसर्ग, उपाश्रय, उपासक, उप उपसर्ग, ये सही है। दूसरा भी ठीक है। अपरिग्रह, अपरीक्षित में अ उपसर्ग, ये भी सही है। प्रत्यर्पण और प्रत्यंचा, प्रति प्लस अर्पण और प्रति प्लस अंचा, ये भी सही है। तो इसमें अनसूया और अनावकाश, यहाँ पे अनसूया तो अपने आप में एक मूल शब्द है, और जो अनवकाश यहाँ पे हलंत होना चाहिए था न को, तब ये बनता अनवकाश, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे यदि है तो फिर अनावकाश बनता, अनावकाश, न को आ की मात्रा होती। तो यही जो है गलत है इसमें, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, पहला ही। आगे देखो, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनिए। भाषा एवं साहित्य को संरक्षित, व्यवस्थित व मानकता प्रदान करने वाला रूप ही भाषा का मौखिक रूप है। देखते हैं आगे। स्वर एवं व्यंजन रहित स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन अक्षर कहलाते हैं, ये तो कहलाते हैं, ये भी ठीक है। पद को वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य बना लेने पर उसे शब्द कहा जाता है। नहीं, उल्टा दे रखा है कि यहाँ पे ऐसा होता कि शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य बनाने पर उसे पद कहा जाता है, ये भी गलत है, ये गलत है। स्वरों के उच्चारण में हवा अवरुद्ध होकर घर्षण खाते हुए निकलती है, ये भी गलत है, क्योंकि स्वरों में तो हवा स्वतंत्र रूप से निकलती है, घर्षण खाते हुए निकलती है। जो आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन, जो क से लेकर मैं तक होते हैं, उनमें निकलती है। रही बात पहले की, भाषा एवं साहित्य को व्यवस्थित मानकता प्रदान करने वाला रूप ही भाषा का मौखिक नहीं लिखित रूप है, ये तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, रटंत प्रणाली से साथियों हटके रहती है क्लास, अपने साथियों को शेयर कर दिया करो भाई। आगे देखो, पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प सुनिए। पर्यायवाची से पूछा गया प्रश्न देखो, बहुत एक प्रश्न पक्का पूछेंगे। विष्णु के पद्मनाभ, श्रीश, कमलेश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है तीनों। सूर्य, तरणी, आदित्य और मित्र, बिल्कुल सही है। तरणी देखो, तरणी में यदि छोटी मात्रा होती है तो सूर्य, और तृणय को यदि बड़ी मात्रा होती है तो वो होती है नाव। एक मात्रा के कारण कितना परिवर्तन होता है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी ठीक है। यमुना, आद्रिजा, देवपगा और देवाश्रिता, ये गलत है भाई, क्योंकि आद्रिजा, देवपगा और देवाश्रिता तो गंगा के पर्यायवाची हैं। किसके? गंगा के। आगे देखो, बिल्ली, स्लावरिक, और ये क्या है, एक मिनट, स्लावरित मृक, दीप्तलोचन और मार्जारी, ये भी बिल्ली के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका, ये गलत है, असंगत है। संज्ञाओं का सही मेल सुमेल किस विकल्प में नहीं है? देखो, ऋग्वेद, कावेरी, पृथ्वी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऋग्वेद जो ग्रंथ है, अपना ग्रंथ है, वेद है, वो उनमें से एक ऋग्वेद एक अलग पहचान है उसकी, विशेष व्यक्तित्व की पहचान है उसकी। कावेरी ये नदी का नाम है विशेष। पृथ्वी एक ग्रहों में से एक ग्रह है,
बिल्कुल सही है तीनों। भूकंप, हथेली और कृषक। भूकंप प्राकृतिक घटना, मैंने संज्ञा का पार्ट करवा रखा है, उसमें बता रखा है कि जो जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, जलजला है, ठीक है ना, ये सारे जातिवाचक संज्ञा में आती हैं और ये सही है। क्रोध, सत्य और रोग स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं, बिल्कुल सही है। स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं? ये वो होती हैं जो जिनमें कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ा होता, ठीक है ना। जैसे मानवता, मानवता, ता जुड़ गया तो वो प्रत्यय है, अब वो स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा नहीं है, वो यौगिक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। तो ये भी सही है। अगला है ऐश्वर्य, कौमार्य और उपयोगिता। देखो ये आ गया उपयोगिता, अयौगिक भाववाचक संज्ञाएं, तो ये गलत है इसमें, क्योंकि ये यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है ना। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या 4। आगे देखो भाई, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प सुनिए। कूप मंडूक अधिकरण तत्पुरुष, कूप मंडूक कुएं में मेंढक, सही है। मधुमक्खी लुप्त तत्पुरुष समास, ये भी सही है। लुप्त तत्पुरुष समास कौन सा होता है? जिसमें विभक्तियों के साथ साथ उसके साथ जो बीच वाले एक या दो पद हैं उनका भी लोप हो जाए। लोप का मतलब अदृश्य है। जैसे इसका विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा? मधु को उत्पन्न करने वाली मक्खी, तो को जो विभक्ति है इसके साथ उत्पन्न करने वाली, इन दो पदों का भी लोप हो गया मधुमक्खी में, तो ये भी सही है। काजल कर्मधारय समास, काजल का भाई ध्यान नहीं, क्या होता है? गलत मैं नहीं बता सकता, ध्यान नहीं आ रहा। हीन भावना अपादान तत्पुरुष समास, तो ये अपादान तत्पुरुष समास नहीं, हीन से भावना, ये कर्ण तत्पुरुष में आ जाएगा। इसमें यही गलत है, इसमें मेरे ख्याल से यही गलत है। और काजल का ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये जो तीनों हैं ये यही आएंगे, ये इसमें कर्ण तत्पुरुष समास आ जाएगा, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखिए, किस विकल्प में एक वचन से बहुवचन युग्म असंगत है? तो कौन सा है? डाकू डाकुओं, सही है। साधु साधुओं, ये गलत है, क्योंकि छोटे ओ की मात्रा आनी चाहिए यहाँ पे। पत्नी पत्नियों, ये भी ठीक है। और कागज कागजात, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? 2 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें त्रुटि है, ये असंगत है। अब देखो दोस्तों, कौन से? हरियाणा जीके। देखो हरियाणा जीके से पहला प्रश्न क्या पूछा गया कि हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये तो आसान प्रश्न आप सभी को आता होगा, तो ये थे धर्मवीर। कौन थे? धर्मवीर। अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा का नवीन प्रस्तावित 23वां जिला कौन सा है? तो वैसे तो गोहाना था इसका, लेकिन अब हांसी को जो है बना ही दिया गया है, तो चौथा जिला कौन सा? हांसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भागीदार राष्ट्र था, तो कौन सा था ये? तो ये था तंजानिया। कौन सा था? तंजानिया। अगला प्रश्न देखो, 1857 के दौरान विद्रोही मेवातियों का नेता कौन था? विद्रोही मेवातियों का नेता, तो ये था सदरुद्दीन। कौन था? सदरुद्दीन, ऑप्शन नंबर 3। हरियाणा का नगर जिसका महाभारत में उल्लेख है, तो कौन सा नगर था ये? तो ये नगर था पानीपत, ऑप्शन नंबर 2। इसका महाभारत में उल्लेख मिलता है। प्रणप्रस्थ इसका पुराना नाम था, प्रणप्रस्थ। आगे देखो 86 का, हरियाणा में कितने प्रशासनिक उपमंडल हैं? तो हरियाणा में प्रशासनिक उपमंडल हैं 80, और जो तहसील हैं वो हैं 94। हरियाणा में कितने
जिला प्राथमिक कृषि ग्रामीण विकास बैंक हैं। तो ये कितने हैं? ये हैं आपके 19। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। हरियाणा में कहाँ बलदेव छठ का मेला आयोजित होता है? तो ये होता है पलवल में। पलवल में, ऑप्शन नंबर 2। स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के चेयरमैन कौन है? तो ये आदरणीय मुख्यमंत्री साहब जो है नायब सिंह सैनी, यही इसके चेयरमैन है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य यमुनानगर में अवस्थित है? तो कौन सा है? तो ये सभी को ही पता होगा, जो कि राष्ट्रीय अभयारण्य भी है। तो ये कलेसर, जो कि लाल मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, कलेसर। अगला देखो भाई, हाँ 90 ही है। अब देखो साइकोलॉजी के प्रश्न। तो ये साइकोलॉजी के प्रश्न हमारे सामने। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर बाल्यावस्था की दल क्रियाओं का उनके अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित नहीं करता? तो दल क्रियाओं को, यानी कि जो समूह में जो एक्टिविटी करते हैं, उनको सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित नहीं करता। अनुरूप व्यवहार सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं, एक दूसरे के मतलब अनुकरण से सीखते हैं बच्चे। सामाजिक मानदंडों का पालन करना सीखते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। और सामाजिक अंतर्दृष्टि विकसित करते हैं, ये भी सही है। पूर्वग्राही मनोवृत्ति धारण करते हैं, ये गलत है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता? नहीं करता, तो कौन सा नहीं करता है? प्रगति की अनभिज्ञता, देखते हैं इसको। लक्ष्य निर्धारण व्यवहार, ये है। सामाजिक अनुमोदन, ये भी है। प्रशंसनीय व्यवहार, ये भी करता है। ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा इसका। ठीक है ना, ये नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, CWSN का अर्थ है। तो क्या अर्थ है इसका? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर चिल्ड्रन विद सोशल नीड्स, चिल्ड्रन विद सिमिलर नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। हाँ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। ठीक है ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला अधिगमकर्ता से संबंधित एक व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? महत्वाकांक्षा, ये व्यक्तिगत कारक है। विषय वस्तु, ये नहीं है भाई। बाकी आगे देखते हैं। अभिव्यक्त क्षमता, ये भी है। एटीट्यूड इसको बोलते हैं, एप्टीट्यूड। और तत्परता, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, विषय वस्तु नहीं है। इनमें से कौन सा चिंतन उपकरण अधिगम को बढ़ावा देता है? देखो, अब चिंतन उपकरण अधिगम को, लर्निंग को बढ़ावा देता है, लर्निंग के लिए मोटिवेट करता है। तो वो देखो, तो कौन सा हो जाएगा इसका? प्रतिमाएं, भाषा, संप्रत्यय, प्रतिज्ञप्ति। तो ये चारों ही हैं। ठीक है ना, चारों ही जो है उसको अधिगम को बढ़ावा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा इसका, ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सृजनशील बालक की व्याख्या नहीं करता? तो मौलिक विचार होते हैं बच्चे में, उसमें साहसिक मनोवृत्तियां होती हैं, विचार प्रवाहशीलता होती है, अभिसारी चिंतन ये नहीं होता। सृजनशील बालक में जो है अपसारी चिंतन होता है, जो चारों तरफ से सोचता है। वो एक तरफ से सोचना होता है अभिसारी चिंतन, और सब ओर से सोचना अपसारी चिंतन। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में विद्यार्थियों को दंड देना किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो ये दंड देना, तो ये बाह्य अभिप्रेरक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, बाह्य।
आंतरिक में मोटिवेशन होता है उसमें, ठीक है ना। तो ये बाह्य अभिप्रेरक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गति बाधित विद्यार्थियों की विशिष्ट आवश्यकता नहीं है। तो ये कौन सी हो जाएगी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ढांचागत व्यवस्थाएं, आश्रित व्यवहार। आश्रित व्यवहार ये नहीं होगा भाई, क्योंकि आश्रित व्यवहार में तो बच्चा जो है ना उसके बच्चे की डिपेंडेंसी हो गई, ठीक है ना। और ये ऑप्शन नंबर 3 ही इसका आंसर हो जाएगा, बाकी और सारे हैं। निम्नलिखित लक्षण किस प्रकार की अधिगम कठिनाई को इंगित करते हैं। तो देखो, अंकों एवं प्रतीकों को लिखने की क्षमता, आधारभूत अंकगणितीय गणना में कठिनाई। तो डिस्कुलेलिया, डिसमेथेटिसिया, डिस्प्रेक्सिया, ये ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा भाई इसमें, ठीक है ना। गणित के जो अंक होते हैं गणित से संबंधित वो होता है डिस्कुलेलिया। ये एक प्रश्न जरूर आता है इस प्रकार का, तो इनको ये 5-6 चीज़ें हैं, इनको अच्छे से याद करके जाना भाई। कोहलरबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पूर्व पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत नहीं आती। पूर्व पारंपरिक नैतिकता में नहीं आती है। तो देखो, सजा से बचने हेतु आज्ञा पालन आती है, और फिर आपकी क्या है, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अनुरूपता की अवस्था ये भी आती है, व्यक्ति का अधिकार की अवस्था और अच्छे अंत्य व्यक्तिक संबंध की अवस्था ये नहीं आती भाई। तो इसका सी और डी हो जाएगा, सी और डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी और डी ये आप देख लेना इसमें, हाँ ये रहा सी और डी, ऑप्शन नंबर 3 ये वाला। सीखने का मूल्यांकन को इस नाम से भी जाना जाता है। तो सीखने का मूल्यांकन ये योगात्मक मूल्यांकन होता है भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में, रीट वगैरह में भी होता है प्रश्न। इसको योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपयुक्त शिक्षण अधिगम व्यूह रचना नहीं है। तो सहकारी अधिगम ये भी है, आनंदपूर्ण सीखना ये भी है, रटनता अधिगम ये कोई व्यूह रचना नहीं है, और बहुसंवेदी शिक्षण ये भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक धनात्मक कारक नहीं है। धनात्मकता मतलब पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव कारक। तो इसमें उपयुक्त भाषा, सामाजिक वंचन, लोकतांत्रिक वातावरण और सामाजिक मनोवृत्ति। तो सामाजिक जो वंचन है ये इसका आंसर हो जाएगा, और बाकी तीनों सही है। अगला देखो, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभूति किस प्रकार का संज्ञान है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभूति, तो ये संवेदना, ठीक है ना, संवेदनाओं का जो है वो प्रकार है। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। करके सीखना किस प्रकार की शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है। तो करके सीखना प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रतिगामी शिक्षा, संचारी शिक्षा। तो ये समावेशी शिक्षा में ये, हाँ नहीं, प्रगतिशील शिक्षा में आता है, प्रगतिशील शिक्षा में आता है ये। समावेशी शिक्षा में जितने भी बच्चे हैं, कोई मतलब विशिष्ट बच्चे कह लो या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कह लो, वो तो समावेशी शिक्षा में आते हैं। उनके एक सभी को मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया होती है समावेशी शिक्षा। तो इसमें करके सीखना प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आता है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भाई। तो ये इसके सिद्धांत के प्रतिपादक थे लेव वाइगोत्स्की, ठीक है ना, लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर 4। पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में किस अवधारणा पर चर्चा नहीं की थी। तो इन्होंने, किसने नहीं की थी, इन्होंने नहीं की थी पृथक्करण के सिद्धांत के ऊपर। पृथक्करण,
ऑप्शन नंबर 2। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिक भिन्नता के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? व्यक्तिक भिन्नता संज्ञानात्मक क्षेत्रों में होती है, व्यक्तिक भिन्नता मनोज्ञात्मक क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। शायद ये दूसरा ही है, इसका दूसरा ही हो जाएगा भाई, क्योंकि पाई जाती है। बाकी देखते हैं आगे भी। व्यक्तिक भिन्नता परिपक्वता से भी प्रभावित होती है। व्यक्तिक भिन्नता का एक प्रमुख कारण आनुवंशिकता भी है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्रदान करने का कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? देखो, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना। अगला है कि एक संवेदी के रूप प्रयोग पर बल देना, ये दूसरा ही है। एक विषय को दूसरे विषय से सहसंबंधित करना और प्रतिपुष्टि को प्रोत्साहन करना, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी और तीनों है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा का सही रूप से परिभाषित नहीं करता है, पूछा इसने। तो यह केवल असक्त परिभाषित करता है, पूछा है, क्योंकि पॉजिटिव में है, परिभाषित करता है। यह केवल असक्त बच्चों के लिए है, नहीं सभी के लिए। ये तो यह केवल असक्त एवं सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए, यह केवल आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए, यह सभी बच्चों के लिए। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बच्चे का विकास किस मार्ग का अनुसरण करता है? तो बच्चे का जो विकास होता है वो सर्पिलाकार होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सर्पिलाकार, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है ना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में कौन सा सह शैक्षणिक आकलन के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता है? इसमें गृह कार्य ही नहीं आता एक तो, बाकी और देखते हैं आगे। सौंदर्यात्मक गतिविधियां आती हैं, विवृत्ति भी आती है, मूल्य भी आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि सभी प्रकार के मूल संवेग मूल प्रवृत्ति से उत्पन्न होते हैं? तो ये थे मैकडूगल। कौन थे? मैकडूगल, ऑप्शन नंबर 4। इन्होंने माना था कि जितने भी संवेग हैं वो मूल प्रवृत्ति से उत्पन्न होते हैं। लैंगिक पक्षपातहीन शिक्षणाधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो कौन से किया जाना चाहिए? तो इसका समरूप समूहन होना चाहिए, ये तो कोई खास नहीं। लिंग तटस्थ उदाहरण, ठीक है ना, ये होना चाहिए। लिंग तटस्थ उदाहरण यानी कि लिंग भेद का उसमें कोई भी ऐसा कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, ताकि उसको मतलब जेंडर जो है उसको ठेस पहुंचे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो भाई, बच्चों के संवेगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, संवेगों की प्रकृति व्यक्तिपरक होती है। संवेगों में विस्थापन का गुण नहीं होता, ये गलत है एक तो भाई, क्योंकि गुण होता है विस्थापन का। संवेग उद्दीपक का उत्पाद है, ये भी है। संवेगों की अभिव्यक्ति समान नहीं होती, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। विस्थापन का गुण होता है, इसने दे रखा नहीं होता है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने विकासात्मक सिद्धांत में आंतरिक संभाषण प्रत्यय को प्रस्तुत किया? तो कौन से विद्वान थे ये? तो ये थे लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुराने लक्षणों के लुप्त होने के अंतर्गत विकासात्मक परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है पुराने लक्षणों के होने का? तो ये
थायमसन ग्रंथि है, बाल केस ये भी है, अस्थायी दांत ये भी है, प्राथमिक लैंगिक विशेषताएं ये नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वर्धन के पद अनुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखो, इसमें प्रमुख कारक, व्यक्तिगत कारक, लघु कारक, विशिष्ट कारक, तो ये व्यक्तिगत कारक नहीं है इसमें, व्यक्तिगत कारक ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केवल पर्यावरण से प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है पर्यावरण से प्रभावित? मानसिक क्षमताएं, संवेग, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति जो होता है, एटीट्यूड जो होता है, वो पर्यावरण से संबंधित होता है भाई, प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बच्चों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित नहीं है? तो ऊंचाई भी है, परिधि भी है, आंतरिक अंग भी है, प्रत्यक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये तीनों है। ठीक है ना, तो 30 हो गए। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न, 2024 का मॉडल पेपर था। तो अगली क्लास में मिलते हैं एक नए PYQ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।